Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is techniques in cell biology, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक. सो गाइज आज हम लोग जो है टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी में फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक्स हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, और ये इसका पार्ट 2 है. ठीक है, पार्ट 1 में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना. तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSI नेट गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा. सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो लेट्स प्रोसीड. सो ये मेरी प्रोफाइल है. अगर कोई स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते हैं, प्रोफाइल के थ्रू जान सकते हैं. ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैं आप लोगों के लिए नोट्स लेकर आती हूँ फॉर सेल बायोलॉजी. साथ ही साथ गाइस, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो ये बता दूं कि PDF जो है आपको हर क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होती है. तो आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो फॉर PDF. आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF. सो आज है टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी का लेसन नंबर 2. ओके, तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया. लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रैप को पढ़ा. ठीक है, ये जो भी टेक्निक हमने लास्ट क्लास में पढ़ी वो क्या थी कि हमें अगर हमें पता करना हो कि हमारा प्रोटीन या लिपिड मॉलिक्यूल हमारा मोबाइल इन नेचर है या नहीं है, वो मेम्ब्रेन में मोबिलिटी शो करता है या नहीं करता है, उसके लिए हम कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं. फ्रैप टेक्निक यूज़ करते हैं और दूसरी कौन सी थी, सेल्फ फ्यूजन टेक्निक हम यूज़ करते हैं ताकि हम पता कर सके कि हमारा जो पर्टिकुलर प्रोटीन या लिपिड है वो जो है वो मूवेबल है या नहीं है. ठीक है, तो ये दोनों टेक्निक मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दी थी. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोनों टेक्निक्स. ठीक है, अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना. ठीक है, सो गाइज ये इम्पॉर्टेंट है. ये है अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैसे जो है वो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं. ये एक्चुअली जब मैं आपको मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ा रही थी तो वहाँ पर ये थोड़ा सा मिसिंग रह गया था डायग्राम. ये बहुत अच्छा डायग्राम है और अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर फ्लूइडिटी पे डाउट होता है तो वो इस डायग्राम से इजीली समझ सकता है. ये मैंने लैरेंजर से ली हुई है. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो A फिगर आपको दिख रहा है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वर्सेस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेबल के बीच में है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो एक्चुअली कैसे हमारी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इंक्रीज करते हैं, जबकि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो फ्लूइडिटी को डिक्रीज करते हैं. तो ये कैसे हो पाता है पॉसिबल, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जैसे आपको पहले वाले डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है. ठीक है, इन्हीं में क्या प्रेजेंट होता है, किंक प्रेजेंट होता है. इस तरीके से आपको दिख रहा है ये इस तरीके से किंक प्रेजेंट होता है. ठीक है, वैसे मैंने आपको मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में भी ये किंक वगैरह पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए मैं बता देती हूँ. ठीक है, तो इस तरीके से जो ये किंक प्रेजेंट होता है इससे जो मेम्ब्रेन है वो टाइटली एक दूसरे से बाउंड नहीं करता है. जो मॉलिक्यूल्स हैं लिपिड के वो एक दूसरे से टाइटली बाउंड नहीं करते, इनके बीच में गैप्स आने लग जाते हैं. और इस गैप आने की वजह से क्योंकि प्रॉपर पैकिंग नहीं हो पाती है तो ये गैप्स प्रेजेंट होते हैं. इस गैप की वजह से जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो आपकी इंक्रीज होती रहती है. ठीक है, जबकि अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है तो डबल बॉन्ड नहीं होगा तो कोई किंक आएगा नहीं, और किंक नहीं आएगा तो डायरेक्ट जो आपका लिपिड है वो सीधा इस तरीके से रहेगा. इस तरीके से जब रहेगा तो प्रॉपर पैकिंग हो जाएगी मेम्ब्रेन की. अब आपको देखने को मिल रहा है बिल्कुल भी स्पेस जो है वो बहुत ही कम है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, पूरी प्रॉपर जो है वो आपकी पैकिंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और जो विस्कोसिटी है मेम्ब्रेन की वो जो है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या करते हैं, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिक्रीज करते हैं, विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं, जबकि जो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इंक्रीज करते हैं एंड विस्कोसिटी को डिक्रीज करते हैं. ठीक है, ये तो रहा आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. नेक्स्ट है आपका कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल जो है एनिमल सेल मेम्ब्रेन, विद इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन, जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है. ये रोल बताना मैं आपको मिस हो गया था. ये रोल बताना इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट को डाउट होता है. तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो दोनों तरीके से काम करता है. ये जिस टाइम पे मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज होती है उस टाइम पे ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है, और जब मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी हमारी हद से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो उस टाइम पे मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को भी डिक्रीज करता है. तो ये दोनों तरीके का काम करता है कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसेस द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी
एट मॉडरेट टेम्परेचर। जब आप मॉडरेट टेम्परेचर पे देखोगे तो ये फ्लूइडिटी को डिक्रीज करता है बाय रिड्यूसिंग द फॉस्फोलिपिड मूवमेंट। ये क्या करता है, फॉस्फोलिपिड मूवमेंट को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे कि फ्लूइडिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है मेम्ब्रेन की। लेकिन लो टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे तो वहीं जब लो टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन जो है वो सॉलिडिफिकेशन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, डिसरप्ट कर देता है रेगुलर पैकिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड, और फिर क्या करने लग जाता है, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को इंक्रीज करने लग जाता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली बात है हमारी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज होती है, उस टाइम पे कोलेस्ट्रॉल जो है उसे इंक्रीज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल हमारा दोनों तरीके से काम करता है, चाहे वो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, वो डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन है। अगर हमारा मेम्ब्रेन में बहुत कम फ्लूइडिटी हो रही है तो उसमें फ्लूइडिटी कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करेगा बाय इंटरेक्टिंग विद द फॉस्फोलिपिड्स, एंड अगर हमारी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो काम करता है। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं कंसेप्ट बेस्ड जो है वो आपको काफ़ी बार जो है वो CSIR में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या कोई भी एग्जाम, चाहे DBT कहूँ या चाहे गेट कहूँ या ICMR कहूँ, किसी भी एग्जाम में देखोगे तो आपको ऐसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चलो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो आज हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। अच्छा, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक होती क्या है? सबसे सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो फ्रीज फ्रैक्चर, फ्रीज करा फ्रैक्चर करा टेक्निक है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट क्यों आया है, क्यों ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो ये बताऊंगी। ठीक है, क्यों हम यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो गाइस, जब तक ये टेक्निक नहीं आई थी ना, तब तक साइंटिस्ट को ये पता नहीं था कि प्रोटीन जो है वो कहाँ तक इम्बेडेड होते हैं मेम्ब्रेन में। जैसे अगर मैं आपको ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन बताऊं, ये आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है, और अगर यहाँ पर कोई प्रोटीन है, हो सकता है कोई प्रोटीन ऐसे हो, कोई प्रोटीन ऐसे हो, और कोई प्रोटीन ऐसे हो। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट को नहीं पता चलता था कि प्रोटीन कहाँ तक जो है वो मेम्ब्रेन में गया हुआ है अंदर तक, क्या पूरा जो है वो उसको स्पैन कर रहा है मेम्ब्रेन को, या हल्का सा स्पैन कर रहा है, या बिल्कुल भी स्पैन नहीं कर रहा है, सिर्फ मेम्ब्रेन के सरफेस पर है, जैसे पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये सब तभी जान पाए थे जब ये टेक्निक आई थी, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। The concept that protein penetrate through the membrane rather than simply remaining the extreme to the bilayer was derived primarily from the result of the technique called freeze fracture technique. ठीक है, तो इसी टेक्निक से हमें ये पता चलता था कि यही जो सबसे पहली टेक्निक थी, हमें पता चला कि जो प्रोटीन है वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर भी इम्बेडेड रहते हैं, ना कि सिर्फ सरफेस पर रहते हैं। ठीक है, तो हम इस टेक्निक से पता कर सकते हैं कि प्रोटीन या तो सिर्फ सरफेस पेरिफेरल होगा या आपका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होगा। ठीक है, सो इन दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, टिश्यू को फ्रोजन करते हैं, जो भी सेल या टिश्यू लेते हैं उसको फ्रोज कर देते हैं, फ्रोजन यानी बर्फ में जमा देते हैं, एकदम फ्रोज कर देते हैं, सॉलिड, एंड देन स्टक विद अ नाइफ ब्लेड। ठीक है, पहले तो हमने क्या कर दिया, मेम्ब्रेन को फ्रीज कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक नाइफ ब्लेड लेनी है और उससे जो है वो विच फ्रैक्चर द ब्लॉक इनटू द 2 पीसेस, और ये क्या कर देता है, जो मेम्ब्रेन है उसको 2 पीसेस में कट कर देता है। As this occur, the fracture plane often take path between the 2 leaflet of the phospholipid bilayer। और जो फ्रैक्चर है वो कैसे आता है, दोनों फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में। जैसे आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, देखो ये डायग्राम है, आपने क्या किया, मेम्ब्रेन टिश्यूज लिए या सेल्स लिए। ठीक है, उनको पहले तो आपने क्या करना है, फ्रीज करना है। ठीक है, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक है, पहले तो एकदम जमा देना है, उसके बाद आपको नाइफ ब्लेड लेनी है और एकदम बीच से कट करना है। अब आपको पता है हमारी मेम्ब्रेन बाइलेयर होती है, ये एक ऊपर जो है, एक लेयर ऊपर है फॉस्फोलिपिड की और एक नीचे है, तो बीचों बीच जो है वो लिपिड बाइलेयर को काटा जाता है, कट किया जाता है। तो इससे अब पता चल जाता है कि हमारे प्रोटीन है, जैसे ये ब्लू कलर का प्रोटीन है, या अगर ऊपर से आप इसकी मॉर्फोलॉजी देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि ये अंदर कितना जो है वो पेनिट्रेट किया हुआ है, हमें नहीं मालूम। लेकिन जब हमने फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक यूज़ करी, इसको कट कर दिया, तो अब आपको पता चल रहा है कि ये जो प्रोटीन है, जो ये पर्पल कलर का प्रोटीन है, ये पूरे जो है वो दोनों मेम्ब्रेन में, दोनों लेयर में जो है फॉस्फोलिपिड के एम्बेडेड था। ठीक है, कंप्लीटली पेनिट्रेट कर रहा था मेम्ब्रेन को। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन की स्टडी जो है वो डिटेल में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये आपका सन के डायग्राम है कि सन में जो है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक का रिजल्ट। ओके, एक और डायग्राम है यहाँ पे, इसे भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, आपने इस टेक्निक में क्या कर दिया, पूरा इसको आइस
एकदम आइस बना दिया और नाइफ लेकर इसको जो है वो कट कर दिया। जब आपने नाइफ लेकर कट किया तो इतना सा पोर्शन जब आप देखोगे तो आपको इस तरीके से प्रोटीन एम्बेडेड देखने को मिलेंगे, ठीक है, कि प्रोटीन जो है वो कंप्लीटली कितना जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये इनसाइड द एक्स्ट्रा सेलुलर बाइलेयर का वो है सेम, ठीक है, ये सेम का डायग्राम है, यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया। और ये इनसाइड द साइटोप्लाज्मिक लेयर, ये साइटोप्लाज्मिक के लेयर के अंदर का जो है वो डायग्राम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक्स को परफॉर्म किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। So once the membrane are split in the manner, metal are deposited to their exposed surface to form a shadow replica which viewed in the इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो एक बार आपने मेम्ब्रेन को कट कर लिया बीच से 2 इक्वल हाफ्स में, उसके बाद आप क्या करोगे, एक मेटल का जो है वो डिपॉजिट कर दोगे अंदर, ठीक है, जिससे कि आप उसे इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख पाओगे, ठीक है। सो द रेप्लिका मेम्ब्रेन a rod stewed with pebbles which are called membrane associated particle। तो जो रेप्लिका होगी मेम्ब्रेन की वो आप कंप्यूटर में देखोगे, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे कंप्यूटर में, ठीक है। और आपको एक रोड की तरह दिखेगा कि वो इस तरीके से दिखता है कि जैसे एक कोई रोड हो और उसमें पेबल्स हो, यानी छोटे छोटे पत्थर हो, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड पार्टिकल्स। जैसे आपको इसमें दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये साइटोप्लाज्म है और ये मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन का व्यू आपको सैम में देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो यहाँ पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये जैसे कि पेबल्स होंगे, यानी रास्ते में जैसे क्या होते हैं, पेबल्स होते हैं छोटे छोटे, वैसे ही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलता है, सैम देखने को मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, since the fracture plane passes through the center of the bilayer, most of these particles correspond to the integral membrane protein that extended at least halfway through the lipid core, ठीक है। तो जो फ्रैक्चर प्लेन है, ठीक है, जिससे कि आप सेंटर से, जो बाइलेयर के सेंटर से आप पास कर रहे हो, जो फ्रैक्चर प्लेन है, मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल कंपोज टू अ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और जब भी आप देखोगे, जो भी आपने इसे मेम्ब्रेन में ये कट लगा रखा है, ठीक है, जैसे यहाँ से ये कट लगा रखा है पूरा, तो यहाँ पर आप मेनली जो पार्टिकल देखोगे वो कौन से होंगे, प्रोटीन के पार्टिकल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड दैट एक्सटेंड एटलीस्ट हाफ वे थ्रू द लिपिड कोर, और जो कि कम से कम आधे लेयर तक तो जो है आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मतलब इतना लेयर, फर्स्ट बाई लेयर तक तो देखने को मिलते ही है, मतलब ये इस तरीके से प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड रहता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, ठीक है। ओके, व्हेन द फ्रैक्चर ऑफ अ प्लेन रीचेस अ गिवन पार्टिकल, इट गोज अराउंड rather than cracking the half. Consequently, each protein particle separate with one half of the plasma membrane, leaving the corresponding pit of the other half, ठीक है। तो जब आप फ्रैक्चर करोगे, जैसे फ्रैक्चर प्लेन रीच होगा, जैसे इस तरीके से आप मेम्ब्रेन है आपकी बाइलेयर की, ठीक है, और इस तरीके से बाइलेयर है, और इसको जब आप कट कर रहे हो तो ये दोनों पार्ट्स क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के उसमें जो है एकदम हाफ में क्रैक हो रहे हैं, और जो भी सेपरेट हाफ है, ठीक है, वो उसमें से जिस भी प्रोटीन का पोर्शन जहाँ ज़्यादा होगा वो प्रोटीन वहाँ से उस साइड को आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको फिगर में देखने को मिल रहा है, जैसे ये प्रोटीन था, ये प्रोटीन यहाँ एम्बेडेड था, तो ये यहाँ तो निकल गया, यहाँ से तो आगे आ गया, लेकिन यहाँ वाला इस जगह इसने क्या कर दिया, स्पेस छोड़ दिया, यानी एक स्पेस छोड़ दिया। जैसे ये वाला प्रोटीन है, ये यहीं आ गया, लेकिन इसने यहाँ जो है वो स्पेस छोड़ दिया। इस तरीके से आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा कि वो पूरा पर्टिकुलर एरिया प्रोटीन का था और वो प्रोटीन जो है वो कहाँ तक था, ठीक है। जैसे हमें पता चल रहा है ना कि ये प्रोटीन, जब ये मेम्ब्रेन एकदम हम बंद कर देंगे तो ये प्रोटीन यहाँ धसा हुआ होगा, जो ये गैप बना रखा है इसने, ठीक है। लेकिन जब आपने फ्रीज फ्रैक्चर करके इसको हटाया तो अब ये प्लेन जो है वो प्रोटीन जो है वो इस तरीके से अपर साइड देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। One of the great value of the freeze fracture technique is that it allow a investigation of the micro heterogeneity of the membrane। ये जो टेक्निक है इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, क्योंकि हम मेम्ब्रेन की जो हेट्रोजिनेसिटी है, यानी इतनी ज़्यादा मेम्ब्रेन में इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन हैं, ठीक है, एकदम हेट्रोजिनस हमारा मेम्ब्रेन है, उनको हम जो है वो इजीली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं थ्रू दिस टेक्निक। So localized difference in part of the membrane stand out, these replica can be identified, ठीक है। तो हम डिफरेंसेस कर सकते हैं कुछ मेम्ब्रेन के, जिससे कि हम रेप्लिका बनाएं इसका और हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन को, ठीक है। तो ये टेक्निक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छी टेक्निक है, ठीक है, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। नेक्स्ट हम
हम चलते हैं हाइड्रोपैथी प्लॉट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस जो है वो CSIR में देखने को मिलते हैं। हाइड्रोपैथी प्लॉट तो हाइड्रोपैथी प्लॉट होता क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी। हाइड्रोपैथी प्लॉट कुछ नहीं होता है, बस जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन में आपके कितने अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर है और कितने हैं जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, उसी को बताने के लिए हम हाइड्रोपैथी प्लॉट जो है वो बनाते हैं किसी भी प्रोटीन का। ठीक है, तो सिंपल है। हाइड्रोपैथी प्लॉट क्या बताता है हमें कि किसी भी प्रोटीन को अगर आप लो, प्रोटीन ए, प्रोटीन बी, उसमें हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कितने अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि आपके हाइड्रोफोबिक इन नेचर है और कितने जो है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, हम उससे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू दिस प्लॉट। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया। तो अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। द हाइड्रोपैथी प्लॉट डिस्प्ले द हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक टेंडेंसी ऑफ द अमाइनो एसिड सीक्वेंस, वही मैंने आपको बताया। A hydropathy scale is used as which is assigned the hydropathy index to each amino acid based on the relativity hydrophobicity a positive value और hydrophilicity a negative value, जो कि हमें बताता है। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पे फिगर के थ्रू, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता दी हूँ, ये आपका हाइड्रोफोबिसिटी प्लॉट है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे हाइड्रोफोबिसिटी देखने को मिल रही है, इधर आपको अमाइनो एसिड्स देखने को मिल रहे हैं। ये एन टर्मिनल हो गया अमाइनो एसिड का, ये सी टर्मिनल हो गया। आपने कोई भी प्रोटीन यहाँ पे रखा, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई किसी एक प्रोटीन का जो है यहाँ पर हाइड्रोपैथी प्लॉट बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला ये जो प्लस जी है, जहाँ पर आपको प्लस जी वाला एरिया मिल रहा है, यानी प्लस में जो है ये आपको दिखाता है कि ये यहाँ पे हाइड्रोफोबिक है, यानी जो भी अमाइनो एसिड इस लाइन से, इस जीरो से ऊपर होंगे वो कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, जबकि जो डेल्टा जी नेगेटिव में है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होंगे। ये कौन से होंगे, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, तो जो भी आपको नेगेटिव साइड में दिखेंगे वो हाइड्रोफिलिक प्रोटीन होंगे, अमाइनो एसिड होंगे, और जो जीरो से ऊपर यानी प्लस जी में देखने को मिलेंगे वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Knowing the amino acid sequence of an integral membrane protein, we can usually identify the transmembrane segment, usually using a hydropathy plot in which each site along a peptide is assigned a value that provide the measure the hydrophobicity of the amino acid at that site as well as at its neighbor. तो मेजरली हम जो आइडेंटिफाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोटीन दे दिया, ठीक है, आपको क्वेश्चन में कोई प्रोटीन दे दिया, उसका हाइड्रोपैथी प्लॉट दे दिया, अब आपको बताना है कि ये क्या ये प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है या नहीं है। इसको कैलकुलेट करने के लिए ही मेजरली हम हाइड्रोपैथी प्लॉट को ड्रॉ करते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका कोई प्रोटीन है जिसका कि आपको दे दिया कि अच्छा, आपको प्रोटीन का नाम नहीं बताया, आपको बताना है कि ये जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होगा या नहीं होगा, आपको जस्ट अ क्वेश्चन दे दिया। तो अब आप देखोगे कि सबसे पहले ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होने के लिए कौन कौन से जो है वो क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि कोई प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कब होता है, ये मैंने आपको मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में पढ़ाया हुआ है कि कोई भी प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कब होगा, जब उसके पास मिनिमम कितने अमाइनो एसिड होने चाहिए, 19 अमाइनो एसिड ऐसे होने चाहिए जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होने चाहिए। ठीक है, ताकि वो मेम्ब्रेन को स्पैन कर सके, क्योंकि मेम्ब्रेन को स्पैन करने के लिए हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स की जरूरत है ना, वही तो अमाइनो एसिड जो है वो इजीली मेम्ब्रेन को स्पैन कर पाएंगे, हाइड्रोफिलिक तो कर नहीं पाएंगे, राइट। तो मिनिमम जो है वो 19 अमाइनो
अमाइनो एसिड ऐसे होने चाहिए जो हाइड्रोफोबिक होने चाहिए, तभी वो प्रोटीन जो है हमारा क्या होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा। अब आपको यहाँ पे एक दे दिया प्रोटीन, अब आपको बताना है ये प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है या नहीं है, या कितने ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ये आपको दिख रहा है। तो आप देखोगे सबसे पहले हम इस प्रोटीन को देखेंगे जो कि ब्लू कलर से हमें देखने को मिल रहा है। तो अब देखोगे यहाँ पे ये मेजर पोर्शन तो इसका क्या है, हाइड्रोफोबिक है। यहाँ पे लिटिल पार्ट आपको हाइड्रोफोबिक दिखा, ये तो हाइड्रोफिलिक पार्ट है नीचे वाला, तो ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बहुत छोटा अमाउंट में हाइड्रोफोबिक पार्ट दिखा, ठीक है, लेकिन ये इतना छोटा है कि इसमें जो है वो 19 अमाइनो एसिड्स तो आएंगे नहीं, इसका मतलब ये तो ट्रांस मेम्ब्रेन हो नहीं सकता। लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो अमाइनो एसिड ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन है। तो कम से कम लगभग 20 अमाइनो एसिड इनके बीच में आ जाते हैं जो कि कैसे हैं, आपके हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ठीक है। तो इतने अमाइनो एसिड इज इनफ ताकि जो भी प्रोटीन है वो क्या कर सके, मेम्ब्रेन को स्पैन कर सके। तो ये हमने क्या डिसाइड कर लिया कि हाँ ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और कैसा है, सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो डायग्राम है, हाइड्रोपैथी प्लॉट है, वो ग्लाइकोफोरिन ए के लिए दिया हुआ है, जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, जो कि क्या है, सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन है। तो उसका हाइड्रोपैथी प्लॉट जो है वो दे रखा है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिसिटी इज मेजर्ड बाय द फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द ईच सेगमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम अ नॉन पोलर सॉल्वेंट टू एन एक्वस मीडियम। Value above 0 line energy required G+, indicating they consist of stress of amino acid that have predominantly non-polar side chains. Peaks that projected above the red color line interpreted as transmembrane domain. जो भी इस रेड कलर लाइन को क्रॉस करता है, वैसे जनरली हर डायग्राम में आपको रेड कलर लाइन नहीं दी जाती है, लेकिन जैसे इस डायग्राम में आपको रेड कलर लाइन दी गई है, तो जो भी अमाइनो एसिड इस रेड कलर लाइन को क्रॉस करता है उसे हम क्या मान लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर रेड कलर लाइन ना दी हो, ये वाली रेड कलर की लाइन, तो आप यहाँ से सिंपली काउंट कर सकते हो अमाइनो एसिड कि कितने अमाइनो एसिड टोटल हो रहे हैं इतने रीजन में। अगर वो मिनिमम 19 हो रहे हैं तो आपका जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो जाएगा, अगर नहीं हो रहे हैं तो वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन देन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है वो चेक करना है। This approach provides a running average of hydrophobicity of a short section of a polypeptide chain and guaranteed that one of a few polar amino acids in a sequence do not alter the profile of the entire stretch. The hydrophobicity of amino acid can be determined using various criteria such as lipid solubility or the energy that would be required to transfer from them to a non-polar medium to an aqueous medium. तो बहुत सारे तरीके हैं हाइड्रोफोबिसिटी को चेक करने के, ठीक है। तो मैंने आपको ग्राफ के बेसिस पे सिंपली जो है वो बता दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी है, ये ग्लाइकोफोरिन ए का ग्राफ है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंगल जो है यहाँ पे अमाइनो एसिड ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे आपको दिख जाएंगे। जैसे आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि ये 10 हो गया, ये 20, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। तो ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, ये 90 हो गया। अब ये कितने के बीच में आ रहा है, 70 और 90 के बीच में आ रहा है, यानी मिनिमम 20 अमाइनो एसिड हो रहे हैं। तो मिनिमम 19 अमाइनो एसिड इज इनफ टू क्रॉस द लिपिड बाइलेयर। तो ऑब्वियसली बात है ये जो है काफ़ी है कि लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करे, इसलिए ये सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। सेकंड बी वाला है बैक्टीरियोरोडोप्सिन का, आपको देखने को मिल रहा है। बैक्टीरियोरोडोप्सिन का हाइड्रोफोबिसिटी इंडेक्स क्या है, यहाँ पे आपको हाइड्रोपैथी इंडेक्स क्या है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको कि मेजरली जो प्रोटीन है वो कैसे है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला पोर्शन हाइड्रोफोबिक हो गया, नीचे वाला हाइड्रोफिलिक हो गया, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक आपको मेजर देखने को मिल रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई जो बैक्टीरियोरोडोप्सिन होता है वो कैसा होता है, हमारा 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, यानी 7 बार जो है वो मेम्ब्रेन को स्पैन करता है, ठीक है। तो 7 टाइम्स जो है वो इसके पास 7 टाइम्स कितने हैं, मिनिमम 19 अमाइनो एसिड है 7 टाइम्स। ईच टाइम जो है इसके पास 19 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सिंपली काउंट भी कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको सिंपली काउंट करके जो है वो चेक कर सकते हो कि कितने अमाइनो एसिड्स हो रहे हैं, ठीक है। याद रखना मिनिमम 19 होने चाहिए, अगर इससे कम होगा 18 भी होगा तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। 18 जो है वो मिनिमम नहीं होते हैं, मिनिमम 19 अमाइनो एसिड ऐसे होने चाहिए जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, और तभी जो है हम बोल सकते हैं कि वो प्रोटीन जो है वो पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है।
तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा हाइड्रोफोबिसिटी प्लॉट, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। बाकी फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक और हाइड्रोफोबिसिटी प्लॉट हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास की टेक्निक में हम पढ़ेंगे SDS पेज, ठीक है। SDS पेज हम जो है वो नेक्स्ट क्लास की टेक्निक में पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।